नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मिस्ट्री पर बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। हम एक ऐसी परिकल्पना की जांच करेंगे जो हमारे इतिहास को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट सकती है। क्या ये मुमकिन है कि हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ रामायण में आज से 14,000 साल पहले की दुनिया का एक बिल्कुल सटीक भौगोलिक नक्शा छिपा हो? चलिए सीधे इस रहस्य की तह में चलते हैं। जरा सोचिए, क्या ये संभव है कि एक वानर राजा ने अपनी खोज टीमों को जो निर्देश दिए थे वो असल में पूरी दुनिया का एक सटीक नक्शा था, वो भी दक्षिण अमेरिका के एंडीज से लेकर यूरोप के एल्प्स तक। पहली बार में सुनने पर यह बात एकदम नामुमकिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके सबूतों को देखेंगे आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस दिलचस्प सफर में हम एक असंभव से लगने वाले नक्शे, हिमयुग के दौरान हमारी पृथ्वी कैसी दिखती थी, जेनेटिक सुरागों और दक्षिण अमेरिका के उस रहस्यमयी कैंडेलाब्रा मार्कर के बारे में बात करेंगे जो शायद सब कुछ बदल कर रख दे। चलिए सबसे पहले इस असंभव से लगने वाले प्राचीन नक्शे की टाइमलाइन को समझ लेते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें आज से 14,000 साल पीछे जाना होगा। शोधकर्ता नीलेश ओक ने आधुनिक एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ग्रंथ में दिए गए 600 से ज्यादा खगोलीय संदर्भों का बारीकी से विश्लेषण किया है, और उनकी इस वैज्ञानिक कैलकुलेशन के हिसाब से इस कहानी का सटीक समय 12,209 ईसा पूर्व बैठता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेट इतनी सटीक कैसे है? इसका जवाब छिपा है प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस, यानी विषुवों के अयन में। आसान भाषा में कहें तो यह पृथ्वी का वो धीमा झुकाव है जो हजारों सालों में तारों और नक्षत्रों की स्थिति बदल देता है। ग्रंथ में साफ लिखा है कि उस समय सर्दियों की संक्रांति पुष्य नक्षत्र में हुई थी। ये एक ऐसा खगोलीय फिंगरप्रिंट है जो इस पूरी घटना को सीधे अंतिम आइस एज यानी हिमयुग में ले जाकर खड़ा कर देता है। अब अगर हम 14,000 साल पुरानी इस टाइमलाइन को मान लें तो हमें उस वक्त की पृथ्वी की कल्पना करनी होगी। आज की दुनिया में महाद्वीप विशाल महासागरों से अलग हैं, है ना? लेकिन 14,000 साल पहले ग्लोबल आइस एज के दौरान समुद्र का स्तर आज के मुकाबले लगभग 400 फीट नीचे था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तब जमीन के बड़े बड़े हिस्से आपस में जुड़े हुए थे। श्रीलंका से लेकर भारत तक और अलास्का से रूस तक एक लगातार भूभाग था, यानी बिना कोई समुद्र पार किए सिर्फ जमीन के रास्ते दुनिया नापी जा सकती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कमांडर सुग्रीव ने पृथ्वी को एक गोलाकार मंडल कहा था। ये बात टॉलेमी या कोलंबस के पैदा होने से भी हजारों साल पहले की है। उन्होंने जिन जगहों का वर्णन किया है वहां सिर्फ उसी खास हिमयुग के दौरान ही पहुंचा जा सकता था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या उनके पास सच में ग्लोबल ज्योग्राफी का एकदम सटीक ज्ञान था? इस बात की और गहराई से पड़ताल करने के लिए चलिए पूर्व दिशा की ओर भेजी गई खोज टीम के रास्ते पर चलते हैं। जब हम भारत से दक्षिण अमेरिका तक के रास्ते को देखते हैं तो कुछ बहुत ही पक्के सबूत मिलते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जेनेटिक स्टडीज इस बात की पुष्टि करती है कि एक महत्वपूर्ण जेनेटिक सिग्नल बिल्कुल इसी रास्ते से होकर गुजरा है, यानी भारत से शुरू होकर दक्षिण पूर्व एशिया, पॉलिनेशिया से होते हुए सीधा दक्षिण अमेरिका के एंडीज तक प्राचीन इंसानों के जाने का एक पूरा रास्ता। और ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि प्रमाणित विज्ञान है। इतना ही नहीं, ग्रंथ में पूर्व की ओर जाते हुए ऐसे लोगों का जिक्र है जिनके कान बहुत लंबे थे या जिनके होठों में खास तरह के आभूषण थे। अगर हम आज के मानवशास्त्रीय डेटा को देखें तो यह विवरण पूरी तरह से मेल खाता है। इंडोनेशिया में आज भी कुछ जनजातियां अपने कान लंबे करती हैं, और अमेज़न या अफ्रीका में लिप प्लेट्स पहनने और ज़ोए जनजाति में जबड़ा छिदवाने का चलन आज भी मौजूद है। कमाल की बात तो ये भी है कि कहानी में कच्ची मछली खाने वालों और मंदेह नाम के जीवों का जिक्र है। ग्रंथ कहता है कि मंदेह काले रंग के भयानक जीव थे जो पहाड़ों की चट्टानों से उल्टा लटकते थे और पानी में गिरते थे। ये विवरण बिल्कुल दक्षिण अमेरिका में विशेष रूप से पाए जाने वाले वैम्पायर चमगादड़ों जैसा लगता है। क्या किसी ने सच में वहां जाकर इन्हें अपनी आंखों से देखा था? आगे बढ़ने पर रास्ते में सुवर्ण द्वीप यानी सोने के द्वीप का भी जिक्र आता है, और मजेदार बात यह है कि ये विवरण इंडोनेशिया के द्वीपों की ऐतिहासिक खनिज संपदा और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में मौजूद सोने चांदी की अथाह खदानों से बिल्कुल सटीक बैठता है। पूर्वी की ये दिलचस्प यात्रा खत्म होती है पेरू के तट पर मौजूद एक बहुत ही रहस्यमयी निशान पर। सुग्रीव ने अपनी टीम को बहुत ही साफ निर्देश दिया था कि उन्हें सूर्योदय वाले पहाड़ों पर एक विशाल निशान खोजना है।
उन्होंने एक वर्गाकार यानी चौकोर बेस पर बने सोने के त्रिशूल का जिक्र किया था, जिसे दुनिया की पूर्वी सीमा तय करने के लिए बनाया गया था। ये नेविगेशन के लिए दिया गया एकदम सटीक लैंडमार्क था। अब इसे देखिए, पेरू के तट पर पाराकास प्रायद्वीप की चमकीली चट्टान पर बना ये है कैंडेलाब्रा ऑफ द एंडीज। ये करीब 600 फुट लंबा एक विशाल जियोग्लिफ है। ये इतना बड़ा है कि आप इसे 12 मील दूर समंदर से भी साफ साफ देख सकते हैं। आधुनिक पुरातत्वविदों के लिए आज भी ये एक पहेली बना हुआ है कि इसे किसने और क्यों बनाया। लेकिन जब हम सुग्रीव के निर्देशों को इस जियोग्लिफ से मिलाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्रंथ में बताया गया त्रिशिरा यानी 3 शाखाओं वाला त्रिशूल, जिसका सवेदिका यानी वर्गाकार बेस हो, वो पेरू के इस जियोग्लिफ की बनावट और पहाड़ी पर इसकी लोकेशन से हूबहू मेल खाता है। ऐसा लगता है जैसे सुग्रीव अपनी टीम को ठीक इसी जगह जाने को कह रहे थे। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या हमें अपने मानव इतिहास को फिर से समझने की जरूरत है? सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान सिर्फ पूर्व दिशा तक ही सीमित नहीं था। ग्रंथ में दक्षिण में यमपुरी यानी अंटार्कटिका की जानलेवा ठंड और अंधेरे का सटीक जिक्र है। उत्तर दिशा में आसमान का बिना सूरज चांद के चमकना बताया गया है, जो सीधे तौर पर आर्कटिक के ऑरोरा बोरियालिस की तरफ इशारा करता है। और तो और पश्चिम में यूरोप के आल्प्स के पास मौजूद स्मारकों का भी वर्णन है। ये सच में पूरी दुनिया का एक विस्तृत नक्शा है। अगर हम इन सारी बातों को आधुनिक पुरातात्विक खोजों के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आज हमारे पास मजबूत सबूत हैं कि दक्षिण अमेरिका में इंसान 33,000 ईसा पूर्व से ही मौजूद थे। ये बातें इस प्राचीन ग्रंथ के भौगोलिक दावों को एक बहुत ठोस वैज्ञानिक आधार देती हैं। तो अब एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या हम अब तक इन प्राचीन महाकाव्यों को सिर्फ काल्पनिक कहानियां मानकर गलती कर रहे थे, या फिर ये उस प्राचीन दुनिया का सावधानी से सहेजा गया डेटा है जो पूरी दुनिया की सभ्यताएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी? ये सोचना ही अपने आप में कितना रोमांचक है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में असल दुनिया का इतना गहरा डेटा छिपा हो सकता है। ये नजरिया हमारे अतीत को देखने का पूरा ढंग बदल देता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य छोड़ जाता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा जिज्ञासु बने रहें और अपने अतीत की इन अनसुलझी पहेलियों को खोजना जारी रखें।